ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से जुड़े हुए डिग्री 1 के छात्र छात्राओं, आज डिग्री 1 का सेकेंड पेपर जो भारतीय राजनीतिक चिंतन के नाम से जाना जाता है, उसमें मैं आज कौटिल्य के विचार आपके सामने रख रहा हूँ। कौटिल्य प्राचीन भारत के महान दार्शनिक हैं। इन यह राजनीतिक शास्त्र को व्यवहारिक रूप का इन्होंने परिवर्तित किया है। प्रथम दार्शनिक है जिसने धर्म को राजनीति से अलग किया और राजनीतिक विज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने का श्रेय हम कौटिल्य को देते हैं। विदेशी विद्वान साल्टोरी ने लिखा है कि प्राचीन भारत के जितने भी विद्वान हैं उनमें कौटिल्य का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य व्यवस्था पर इतनी तार्किक ढंग से धर्म से इसको अलग करने वाला व्यक्ति, पहला व्यक्ति कौटिल्य ही थे। कौटिल्य के जन्म जो है ईस्वी सन से 400 ईस्वी पूर्व ईसा हम लोग मानते हैं। इनको जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का कहना है कौटिल्य का जन्म तक्षशिला में हुआ था, जो अभी पाकिस्तान में चला गया है। कुछ लोगों का कहना है जैन ग्रंथ के अनुसार कौटिल्य का जन्म मैसूर के श्रवणबेलगोला में हुआ था। कुछ विद्वान इसके तीसरे जगह जन्म स्थान बताते हैं। कौटिल्य का जन्म कहीं नेपाल की तराई में बताते हैं। कौटिल्य का जन्म चाहे तक्षशिला में हो या नेपाल की तराई में हो, यह प्राचीन भारत का महान दार्शनिक है और महान विचारक है, जिसने व्यवहारिक दृष्टि से राजनीतिक विज्ञान के सारे सिद्धांतों का निरूपण किया है। आप देखेंगे कि राज्य पर प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक विद्वानों ने इस पर चिंतन किया है। कौटिल्य के भी चिंतन का केंद्र राज्य रहा है। राज्य कैसा रहना चाहिए, राज्य व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि नहीं है, इसमें प्राचीन भारतीय विचारक जितने हुए हैं सबने राज्य की आवश्यकता को स्वीकार किया है। कौटिल्य ने भी राज्य की आवश्यकता को स्वीकार किया है। कौटिल्य के पूर्व मनु, बृहस्पति, भीम, शुक्राचार्य जैसे राजनीतिक दार्शनिक भी कौटिल्य से पहले हुए हैं। इन्होंने भी राज्य पर विस्तार से लिखा है। कौटिल्य ने राज्य के आंगिक सिद्धांत को स्वीकार किया है और राज्य की तुलना एक जीवित शरीर से किया है। यही बात शुक्राचार्य ने भी किया है। तो प्राचीन भारत में आंगिक सिद्धांत का प्रचलन था। वर्तमान समय में हर्बर्ट स्पेंसर को आंगिक सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। मेरा यह मानना है कि हर्बर्ट स्पेंसर के बहुत पहले मनु हुए, शुक्राचार्य हुए, भीष्म हुए, सभी ने आंगिक सिद्धांत की बात ही कही है। आधुनिक युग में हॉब्स हैं जिन्होंने लेवियाथन एक किताब लिखी है और राज्य की तुलना विशालकाय जानवर लेवियाथन से किया है। मेरा मानना है कि ऑर्गेनिक सिद्धांत का निरूपण प्राचीन भारत में हो गया था और प्राचीन भारत के जितने भी दार्शनिक हैं सब राज्य की तुलना जीवित जीवधारियों से किया है। कौटिल्य ने भी राज्य की तुलना जीवित जीवधारियों से शुक्राचार्य की भांति किया है। कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंग बताएं। पहला स्वामी, आमत्त, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। आप क्रमबद्ध रूप से लिखेंगे, जैसे मैं क्रमबद्ध रूप से बता रहा हूँ। पहले स्वामी, दूसरा आमत्त, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। इसकी क्रमबद्धता पर ध्यान रखेंगे। ऐसा न हो कि सबसे पहले आप मित्र लिख लीजिए, उसके बाद दंड लिखे, तो यह क्रमबद्धता जब उलट पुलट कर लिखिएगा तो आपका आंसर में क्रमबद्धता नहीं दिखाई पड़ेगी, नंबर आपको अच्छा नहीं मिलेगा। इसलिए नंबर अच्छा लेने के लिए इस क्वेश्चन का आंसर अगर पूछता है कि राज्य के सप्तांग सिद्धांतों का वर्णन करें या पूछता है कि सप्तांग सिद्धांत क्या है कौटिल्य का, तब यह लिखते समय ध्यान इतने रखना है कि हम क्रमबद्ध रूप से लिखें। पहले हम स्वामी के बारे में लिखेंगे, तब आमत्त के बारे में, तब जनपद के बारे में, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। पहला स्थान कौटिल्य ने राज्य के पहला अंग में स्वामी का स्थान दिया है। कहा कि जिस प्रकार शरीर में मस्तिष्क का प्रथम स्थान आता है, अन्य अंगों को बाद में आता है, उसी प्रकार राजा राज्य रूपी शरीर का मस्तिष्क है। मस्तिष्क का स्वस्थ रहना जरूरी है। मस्तिष्क ही सारे अंगों का नियंत्रण करता है। इसलिए जो स्थान शरीर में मस्तिष्क का है वही स्थान राज्य व्यवस्था में राजा का है। राजा की कुशलता पर राज्य की भविष्य निर्भर करता है। राजा राज्य रूपी जहाज का पतवार है। अपने कुशल नेतृत्व से वह राज्य रूपी जहाज को गंतव्य स्थान तक पहुंचा देता है। अविवेकी राजा अपने राज्य की जहाज को बीच मझधार में डुबा देता है। इसलिए कौटिल्य ने कहा कि राजा अच्छा होना चाहिए। अच्छा राजा होने से प्रजा सुखी होता है। राजा अगर दुराचारी हो जाए, अनाचारी हो जाए तो राज्य की प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। इसलिए राजा अच्छा होना चाहिए। राजा अच्छा कैसे होगा, तो कौटिल्य ने कहा कि योग्य व्यक्ति को राजा बनाना चाहिए। भले ही कौटिल्य ने राजतंत्र का समर्थन किया है, लेकिन राजतंत्र का समर्थन करते हुए उसे प्रजातंत्र का बीजारोपण भी किया है। कौटिल्य ने कहा है कि राजकुमार अगर शिक्षित न हो, पहले तो राजा को राजकुमार को शिक्षित करने के लिए प्रयास करना चाहिए, उन्हें अच्छे गुरु के पास भेजना चाहिए। अगर लाख प्रयत्न करने के बाद राजकुमार शिक्षित नहीं हुए हैं,
योग्य नहीं है तो राजा को ऐसी स्थिति में अपने निकट संबंधियों में योग्य व्यक्ति की तलाश करनी चाहिए। निकट संबंधियों में भी योग्य व्यक्ति तलाश न करे हो तब प्रजा के बीच से जो योग्य व्यक्ति है उसके हाथ में सत्ता दे दे, लेकिन मूर्ख अपने पुत्र को हाथ में सत्ता न दे। इसलिए कौटिल्य ने कहा है कि राजा का योग्य होना अति आवश्यक है। वह कहता है कि जिस प्रकार घून लगी हुई लकड़ी शीघ्र नष्ट हो जाती है, उसको नष्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वह स्वतः नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार अविवेकी राजा अपने बुद्धि के कम ज्ञान के चलते राज्य को बिना युद्ध किए ही नष्ट भ्रष्ट कर देगा। इसलिए कौटिल्य ने कहा है कि राजा को शिक्षित होना जरूरी है, योग्य होना जरूरी है। राजा के गुणों का भी चर्चा उसने किया है, यह हम संक्षेप में रख रहे हैं, फिर जब राजा हम पढ़ाएंगे तो विस्तार से आपको बताएंगे। कहता है कि राजा को सत्यवादी होनी चाहिए, अस्त्र शस्त्र कला का ज्ञान होना चाहिए, धर्मात्मा होनी चाहिए, न्यायप्रिय होना चाहिए, मृदुभाषी होनी चाहिए। प्लेटो ने भी यही सारे गुणों का चर्चा किया है। प्लेटो ने वही आदर्श शासक की बात कहा है और लिखा है प्लेटो ने कि फिलोसफर मस्ट बी ए किंग मस्ट बी ए फिलोसफर। राजा जो है वो दार्शनिक हुआ, किंग मस्ट बी ए फिलोसफर। उसने प्लेटो ने भी कहा कि राजा अगर योग होगा तभी प्रशासन अच्छे ढंग से चलेगा, इसलिए राजा का योग होना जरूरी है। तो जो बात प्लेटो कहते हैं उससे बहुत पहले हमारी यही बात भारत में चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र पुस्तक में लिखा है। आमत्य दूसरा स्थान है। आमत्य आमत्य को लेकर यहाँ मतभेद है। आमत्य माने आमत्य का अर्थ है मंत्री परिषद। आमत्य का अर्थ शुक्राचार्य कहते हैं कि मंत्रिमंडल के सिर्फ सदस्य, लेकिन कौटिल्य ने आमत्य शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया है। आमत्य के अंतर्गत यह मंत्रिमंडल को तो रखते ही हैं, इसके अतिरिक्त प्रशासकीय अधिकारी को आमत्य के अंतर्गत रखते हैं। प्रशासकीय अधिकारी को कौटिल्य और शुक्राचार्य में मतभेद है। शुक्राचार्य कहते हैं कि सिर्फ मंत्री ही आमत्य के अंतर्गत आएंगे, कौटिल्य कहते हैं कि नहीं, मंत्री के अंतर्गत मंत्री तो आएंगे ही, जो अन्य सहायक कर्मचारी होते हैं, जो वरिष्ठ कर्मचारी होते हैं, वह भी आमत्य के अंतर्गत आएंगे। अब आमत्य के आवश्यकता पर देख लीजिए, आमत्य की संख्या पर शुक्राचार्य 20 आमत्य की संख्या निर्धारित करते हैं। आमत्य मान मंत्रिमंडल में 20 आदमी होनी चाहिए। भीष्म पितामह 40 व्यक्ति की सिफारिश करते हैं। किस वर्ग से कितने मंत्री चाहिए इस बात को भी चर्चा भीष्म पितामह ने किया है महाभारत के शांति पर्व में। और समाज के सभी वर्गों को कहते हैं कि मंत्रिमंडल में उचित स्थान मिलनी चाहिए। सबसे ज़्यादा उन्होंने वैश्य वर्ग से कहा है, भीष्म पितामह ने कहा कि सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि वैश्य वर्ग से देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वैश्य वर्ग व्यापार करता है, व्यापारिक रिस्क लेता है, विदेशों से सामान लाता है, बाजार में बेचता है, इसलिए सबसे ज़्यादा टैक्स वैश्य वर्ग देता है, इसलिए वैश्य वर्ग से ज़्यादा मंत्री लेना चाहिए। समाज के कमज़ोर वर्ग से भी मंत्रिमंडल में स्थान लेना चाहिए, ताकि मंत्रिमंडल में सभी समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व। यह दृष्टिकोण जो भारत का है शुरू से, वह प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण है। यहाँ पर कौटिल्य ने संख्या निर्धारित नहीं की है। कौटिल्य ने कहा कि यह राजा के ऊपर निर्भर करेगा कि आवश्यकता अनुसार कितने मंत्रिमंडल उसको चाहिए, कितने मंत्री परिषद में स्थान चाहिए, यह राजा स्वयं परिस्थिति के अनुसार निर्धारित करेगा। यह कौटिल्य का है। कौटिल्य का यह भी व्यवहारिक अप्रोच हम देखते हैं। लेकिन कौटिल्य ने कहा कि आमत्य के पद पर नियुक्त करते समय राजा सावधानी बरते, अपने निकट संबंधियों को आमत्य के पद पर नियुक्त न करें, अपने सहपाठी को, बचपन के साथी को आमत्य के पद पर नियुक्त न करें, जोग से जोग व्यक्ति को आमत्य के पद पर नियुक्त करें। आमत्य राजा के लिए आँख होता है, आमत्य के माध्यम से ही राजा शासन करता है, इसलिए आमत्य के पद पर जोग व्यक्ति की नियुक्ति होनी चाहिए। इसमें कहीं कोई पक्षपात नहीं करना चाहिए। जो जोग व्यक्ति हो उनको आमत्य के पद पर नियुक्त करें। आमत्य जितना जोग होगा उतना ही प्रशासन अच्छे ढंग से चलेगा। इसलिए कौटिल्य ने आमत्य की योग्यता पर ख्याल किया है और कहा कि 2-3 तरह के स्वभाव वाले व्यक्ति को आमत्य के पद पर नियुक्त नहीं करना चाहिए, जिसमें पहला हुआ कहता है मूलहर। मूलहर व्यक्ति होते हैं। मूलहर कौन व्यक्ति है? जो अपने संपत्ति को, बाप दादा की अर्जित संपत्ति को बेचकर खा गया हो, वह मूलहर है। अपने मूल चीज़ को खा गया हो। जो अपने बाप दादा की संपत्ति को बेचकर ऐश मौज में उड़ा दिया हो, बेचकर खा गया हो, ऐसे व्यक्ति को कदापि आमत्य के पद पर नियुक्त नहीं करना चाहिए। जिसने अपनी संपत्ति का मोह नहीं है, वह दूसरे की संपत्ति का क्या रक्षा करेगा? राज्य की संपत्ति का क्या रक्षा करेगा? इसलिए ऐसे व्यक्ति को भूल कर भी आमत्य के पद पर नियुक्त नहीं करना चाहिए। यह बात आज भी हम लोग आज वर्तमान संदर्भ में देखें, इसकी उपयोगिता है। मूलहर व्यक्ति जो होते हैं वह विश्वसनीय नहीं होते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि जो बहुत कंजूस हो, ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री पद पर नियुक्त नहीं करना चाहिए। तीसरा, जो व्यक्ति है, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कमाते हैं खा जाते हैं।
जो कमाते हैं वह खा जाते हैं, भविष्य के लिए बचा कर नहीं रखते हैं, ऐसे व्यक्ति को भी अहमद के पद पर नियुक्त नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अहमद के पद की जितना महत्व कौटिल्य ने दिया, आज भी प्राइम मिनिस्टर के पास एक मंत्री परिषद होता है और उस मंत्री परिषद के सहयोग देने के लिए प्रशासकीय अधिकारी भी होते हैं। यह सबको मिलाकर उसने अहमद की संज्ञा कौटिल्य ने रखा है। जनपद, राज्य का तीसरा अंग है जनपद। जनपद किसे कहते हैं? तो कौटिल्य ने आज वर्तमान समय में राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। कौटिल्य ने जनपद में अंतर्गत भूभाग को भी रखा है, जनसंख्या को भी रखा है। भूभाग और जनसंख्या युक्त क्षेत्र को उसने जनपद कहा है। जनपद शब्द का प्रयोग आज भी उत्तर प्रदेश में होता है, वहाँ जिला को जनपद कहा जाता है। गोरखपुर जनपद, फलाना जनपद, यह जनपद वहाँ लिखा रहता है। तो जनपद का अर्थ है एक ऐसा क्षेत्र जो भूमि और जनसंख्या युक्त हो। राज्य के लिए जनपद का होना चाहिए, आवश्यक है। भूमि उपजाऊ होनी चाहिए, उस पर लोग ताकि उस पर रहने वाले लोगों को सुविधापूर्वक अपने जीवन निर्वाह कर सके, जीवन निर्वाह करने में कठिनाई न हो, इसलिए उसने जनपद का स्थान दिया है। जनपद रहित भू राज्य नहीं हो सकता, जनपद रहित राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है, इसलिए जनपद का होना जरूरी है। तीसरा है दुर्ग। दुर्ग का अर्थ है किला। दुर्ग का अर्थ है किला। प्राचीन काल में जिस टाइम में हुए हैं कौटिल्य, उस टाइम में राजाओं के पास कई किला होते थे, महल होता था, इसको महल कहते हैं। प्रशासनिक दृष्टि से, डिफेंस के दृष्टि से किला का बहुत महत्व है। प्राचीन काल में जितने भी राजा हुए सबके पास कई किलाएँ होती थी। 4 प्रकार के दुर्ग का वर्णन कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र में किया है। औदिक दुर्ग, वाटर फोर्ट, इसको अंग्रेजी में कहता है वाटर फोर्ट। कौटिल्य कहते हैं कि राजा के औदिक दुर्ग का भी निर्माण करना चाहिए। औदिक दुर्ग क्या है? जिसके चारों ओर विशाल पानी के भंडार हो और बीच में राजा अपने किला हो राजा का। पानी से घिरा हुआ जो वृत्त में टापू है उस पर राजा को किला बनाना चाहिए। यह सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। पब्लिक की आना जाही पर उसको रोक लगा देना चाहिए और विशेष परिस्थिति में, युद्ध की स्थिति में राजा वहाँ जाकर शरण ले, ताकि राजा वहाँ जाकर शरण ले। आज इसको वाटर फोर्ट कहते हैं। आप प्राचीन काल के बहुत से राजाओं को महल देखेंगे, आज भी वाटर फोर्ट का नमूना दिखाई पड़ता है। जैसे हथुआ का पुरानी किला आप जाकर देखिए, वह चारों तरफ खाई खोदा हुआ है, जिसको लोग अभी भाषा में जमुना कहते हैं। वह जब शुरू में बना होगा तो चारों ओर खाई है, बीच में राजा का पुरानी किला है। यह किला मजा हाउस में भी जाकर दे सकते हैं, मजा में भी जाकर। तो ऐसी किला बहुत भारत में अभी भी है कि चारों ओर पानी की व्यवस्था की गई थी, ताकि आम पब्लिक समान रूप से महल के भीतर न घुस जाए, चला न जाए। इसलिए उसको कहा कि उसमें वाटर फोर्ट बनाइए, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ और बीच में जो महल जमीन है उसको महल खड़ा करना चाहिए, वह वाटर फोर्ट है। यह सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण था, कौटिल्य ने उस जमाने में बात कही। दूसरा है पर्वत दुर्ग, हिल फोर्ट। पर्वत दुर्ग, बड़े बड़े पहाड़ों पर चारों ओर चट्टानों से घिरे हुए बीच की जगह पर किला का निर्माण करना चाहिए, इसको कहते हैं पर्वत दुर्ग। और विपत्ति काल में वहाँ जाकर शरण लेना, राजा को शरण लेना चाहिए। सारे दुर्ग में सारी व्यवस्था पहले से होनी चाहिए। दुर्ग के पास पर्याप्त भोजन होना चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, बिछावन होना चाहिए। राजा के लिए सारी आराम की व्यवस्था पहले से सुनिश्चित किया जाए, ताकि राजा जाकर वहाँ शरण ले सके। इस दुर्ग की जानकारी आम पब्लिक को नहीं होनी चाहिए। तो वह कहता है पर्वत दुर्ग। आप हिल फोर्ट देखते हैं, जब महाराणा प्रताप में और अकबर के बीच में युद्ध हुआ, अरावली की पहाड़ी पर जाकर महाराणा प्रताप ने शेष जीवन व्यतीत किया था, 14 वर्ष का जीवन व्यतीत किया। हिल फोर्ट था महाराणा प्रताप का, वहाँ जाकर रहते थे, वह हिल फोर्ट था। बाली के बीच भी यही बात देखने को मिला है। सुग्रीव से जब बाली का विवाद हुआ तो सुग्रीव हिल फोर्ट में चले गए थे, एक पर्वत पर चले जाकर हनुमान सहित अपने मंत्रियों के साथ रहते थे और वहाँ कई साल समय व्यतीत किया। कई ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे प्राचीन साहित्य में हिल फोर्ट का। उसके बाद है धनवान दुर्ग, धनवान डिजर्ट फोर्ट, इसको अंग्रेजी में कहता है डिजर्ट फोर्ट। मरुभूमि में जहाँ घास भी नहीं बचता हो, एक गिलास पानी भी नहीं मिलता हो, वैसे निर्जन प्रांत में भी मरुभूमि में राजा को एक किला बनाना चाहिए। वहाँ पर कुछ सुविधा नहीं है, इसलिए कोई आबादी वहाँ नहीं जाएगी, कोई राजा सुरक्षित रहेगा। इसलिए रेगिस्तान के में भी राजा को किला बनवाना चाहिए। वन दुर्ग, फॉरेस्ट फोर्ट, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिजर्ट फोर्ट। के बाद हम फॉरेस्ट फोर्ट, घनघोर जंगल में कांटेदार झाड़ी हो, उसके बीच में भी राजा को एक दुर्ग का निर्माण करना चाहिए,
ताकि वहाँ जाना आम जनता के लिए बहुत कठिन हो, आम जनता के लिए बहुत कठिन हो, वहाँ कोई जा नहीं सके। वैसे घनघोर जंगल में जो कटीले झाड़ियों से घिरा हो, उसके बीच भी राजा को एक दुर्ग बनवाना चाहिए और आपातकाल में जाकर वहाँ राजा को शरण लेना चाहिए। ये सारे दुर्ग ऐसे लोगों से बनवाना चाहिए जो गंभीर अपराध के सज़ा में फांसी की सज़ा काट रहे हैं। ऐसे लोग से ही दुर्ग का निर्माण कराना चाहिए और दुर्ग बन जाने के पास उसको हत्या कर देनी चाहिए या फांसी पर लटका देना चाहिए, ताकि ऐसे दुर्ग की बनाई गई गोपनीयता बरकरार रखे। कौटिल्य ने कहा कि गोपनीयता बरकरार रखना राजा को डिफेंस की दृष्टि से उचित है, इसलिए वह दुर्ग का महत्व समझाया। कोष, अब राज्य का यह महत्वपूर्ण अंग है कोष। कोष माने धन, जिसको आजकल हम ट्रेजरी कहते हैं। कोष में कहता है कि राजा का कोष हमेशा भरा रहना चाहिए, उसमें बहुमूल्य मात्रा में धन, सोना, चांदी, आभूषण, कीमती पत्थरे, पैसा से कोष भरा रहना चाहिए। राजा कोष का मालिक नहीं होता है। उसने कहा कि कोष में जो अर्जित धन है वह जनता का है। राजा कोष का मालिक नहीं है, राजा कोष का रक्षक है। कोष की रक्षा करना राजा का प्रथम कर्तव्य है। राजकोष में राजा धार्मिक ढंग से धन संग्रह करके कोष को भरना चाहिए। गलत तरीका से कोष भरने की इजाज़त कौटिल्य ने नहीं दिया है। यहीं पर कौटिल्य में और दूसरे देश के दार्शनिकों में अंतर है। एक कौटिल्य के समय मैकियावेली हुए थे, तो मैकियावेली कहते हैं कि नाजायज ढंग से भी धन अर्जित करो लेकिन कोष में भरो। कौटिल्य कहते हैं कि नहीं, नाजायज ढंग से धन राजा को संग्रह नहीं करनी चाहिए, न्यायोचित ढंग से धन संग्रह करके कोष को भरना चाहिए। कोष का दुरुपयोग नहीं राजा को करें। राजा को कोष का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं है, राजा उसका रक्षक है। निश्चित धनराशि राजा को मिलेगा प्रतिमाह, उसी से राजा अपना गुजर भत्ता करेंगे, लेकिन कोष का दुरुपयोग करने का अधिकार राजा को नहीं है, उसमें प्रजा का अधिकार है। अब टैक्स कैसे ले, तो कहते हैं कि अनाज का, प्रजा से अनाज का छठा, व्यापार से 10वां, पशुओं के व्यापार के लाभ से 50वां भाग राजा को लेना, टैक्स के रूप में लेना चाहिए और कोष को भरना चाहिए। दंड या सेना, राज्य का महत्व एक अंग है दंड या सेना। दंड का अर्थ सेना होता है। कौटिल्य ने 4 प्रकार की सेनाओं का उल्लेख किया है: हस्ती सेना, अश्व सेना, रथ सेना, पैदल सेना। कहता है कि राजा के पास एक मजबूत सैन्य बल रहना चाहिए। मजबूत सैन्य बल से मित्र तो मित्र बने ही रहते हैं, दुश्मन भी राजा का मित्र बनने की कोशिश करते हैं, दुश्मन भी उसको राज पर आक्रमण नहीं करता है। इसलिए डिफेंस की दृष्टि से राज को काफ़ी मजबूत होना चाहिए। ऐसी सैनिक उसके पास होना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर शत्रु राष्ट्र के बीच मुकाबला करे, उसको उचित दंड दे। इसलिए राजा ने दंड नीति पर बहुत ध्यान दिया है। सेना पर 4 प्रकार की सेना है: हस्ती सेना, रथ सेना, अश्व सेना, पैदल सेना। इसमें हस्ती सेना और पैदल सेना का महत्व कौटिल्य ने ज़्यादा दिया है। सेना में ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए जो वीर हो, साहसी हो। उसने कहा कि क्षत्रिय वर्ग के लोग को अधिक से अधिक सेना में भर्ती करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग परंपरागत वीर होते हैं। और दूसरे वर्ग के लोग भी अगर साहस वाले हैं तो ऐसे लोग को भी भर्ती में सेना में भर्ती करना चाहिए। सेना को वेतन उचित देना चाहिए, उचित समय पर वेतन देना चाहिए। राजा को सेना की चिंता करनी चाहिए, अस्त्र शस्त्र उसको पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए और वेतन पर्याप्त देना चाहिए कि सेना राज्य के प्रति वफादार बना रहे। और मित्र, अंत में वो कहता है कि मित्र, राजा के पास सप्तांग अंगों में मित्र सबसे 7वां अंग है। मित्र कहता है कि राजा को मित्र बनाकर रखना चाहिए ताकि विपत्ति काल में उसको मित्र से सहायता मिले और उसको मदद मिले। इसलिए मित्र कैसा होना चाहिए, तो मित्र विश्वसनीय होना चाहिए, निष्ठावान होना चाहिए। मित्र बनाते समय राजा को अधिक सावधानी बरतनी चाहिए, गलत लोग को मित्र नहीं बनावे। जो वंश परंपरागत पर आधारित चले आ रहे मित्र, ऐसे मित्र को बनाना चाहिए और मित्र के साथ विश्वास करना चाहिए, विश्वासघात नहीं करना चाहिए। आज के युग में, वर्तमान समय में, ये आधुनिक समय में भी मित्र का महत्व है, लेकिन उसका स्वरूप बदल गया है। आप विदेश नीति बनाते हैं, अधिक से अधिक राष्ट्रों के साथ आप मित्रता करना चाहते हैं ताकि आपकी अंतर्राष्ट्रीय हितों की रक्षा हो। आज भी दुनिया का हर देश मित्रता के नीति पर चल रहा है और मित्र बनाने की कोशिश हर देश कर रहा है ताकि हमको मित्रों से लाभ हो, वस्तुओं का आदान प्रदान करने में सुविधा हो। इसलिए मित्र का महत्व कौटिल्य ने दिया है। अब कौटिल्य, चूँकि समय का अभाव है, मैं कौटिल्य के लिए जो इतना अनिवार्य है उतनी बातें आपके सामने रख रहा हूँ। विस्तार से रखने से आपका क्वेश्चन की तैयारी अच्छी ढंग से नहीं होगी, उसके बाद आप निष्कर्ष लिख दें, आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और नेक्स्ट डे राजा पर हम आपको बताएंगे, कौटिल्य के राजा पर या राजतंत्र पर कौटिल्य का क्या कहना है, या फिर आप इसको पढ़ें और हमको बताएं जरूर कि आपको मिला है कि नहीं मिला है। और आप यह इसके बाद पढ़ने के बाद आप सब्सक्राइब जरूर कर दें।